Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So in this lesson, we are going to see the enactment of the Constitution Expert Committee of the Congress, criticism of the Constitutional Assembly, and the Hindi text of the Constitution. So we are covering the sixth edition of Indian polity, and under this series, under the second chapter of making of the Constitution, we have covered already the demand for the Constituent Assembly, composition of the Constituent Assembly, मेजर कमिटीज एंड माइनर कमिटीज। और इस लेक्चर में हम लोग ये सभी फोर टॉपिक्स इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट कमिटी, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और हिंदी टेक्स्ट, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट वो सभी को हम लोग देखेंगे। सो यू कैन subscribe our channel BitScience Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examinations like GPSC। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है तुम्हारा इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, ठीक है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट बनाने का उन्होंने काम लिया था। और मेजर कमेटी जो मैंने पढ़ाई है आपको, उसमें मेजर कमेटी में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो इनके अंडर थी। तो बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फर्स्ट रीडिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया ऑन नवंबर 4, 1948। और उसको ये जो फर्स्ट रीडिंग चली थी नवंबर 4, 1948 से लेके नवंबर 9, 1948 तक। तो ये केवल 5 डेज के लिए ही फर्स्ट रीडिंग चली और इसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए, जनरल डिस्कशंस हुए। फिर ये जो सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसमें बहुत ही डिटेल वे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्कस किया। क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को आप देखोगे तो दे आर डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिशियंस एज वेल एज लॉयर्स। तो वहाँ लॉयर्स बहुत थे, जैसे हमारे जो पीएम थे पंडित नेहरू, वो भी एक लॉयर थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी एक लॉयर थे। तो जो हमारे जो जो लीडर्स थे वो बहुत ही लॉयर्स थे। इवन दी भीमराव अम्बेडकर वो भी लॉयर्स थे। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, बहुत सारे लॉयर्स थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो डिस्कशन हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ, बहुत ही डिटेल वे में हर क्लॉज टू क्लॉज को डिस्कस किया गया, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। क्योंकि आप अगर देखो तो ये जो डिस्कशन हो रहा है ये कोई नॉर्मल डिस्कशन नहीं हो रहा कि किसी भी लॉज को पास करनी है या कोई भी नॉर्मल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की बात हो रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात बोल रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, एक जो नेशन उसका फेथ डिसाइड करता है। अपकमिंग डेज में, अपकमिंग फ्यूचर में नेशन किस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना चाहता है, किस ओर जाना चाहता है, वो बेसिकली उसके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइड होता है। जैसे आप अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रेम्बल है उसमें बात क्या बोली कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी। तो ये सभी क्या है, जो आप अगर देखोगे तो जो प्रेम्बल है उसको बेसिकली बोला जाता है ज़्यादा। अगर हमको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो लीडर्स थे, अगर हमको माइंडसेट को जानना है कि वो इंडिया के लिए कौन कौन से गोल सेटअप करके गए हैं, तो वो हम थ्रू प्रिम्बल जान सकते हैं। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ये अब जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उसके जो पूरा फेथ है उनके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले थे। इसके कारण यहाँ हेल्दी डिस्कशन हो रही थी, बहुत ही डीपली डिस्कशन हो रही थी। हर क्लास को क्लास बाय क्लास डिस्कस किया जा रहा था। और ये जो डिस्कशन आप देखोगे ये स्टार्ट हुई थी नवंबर 15, 1948 में और ये एंड हुई अक्टूबर 17, 1949 में। तो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ। और इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट, चूंकि बहुत सारे लॉयर्स थे तो उन्होंने जो डिस्कशन किया उसमें बहुत सारे उन्होंने अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट किए। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट को एक्सेप्ट भी किया गया, बहुत सारे अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं भी किया गया। थर्ड रीडिंग है वो कि स्टार्ट हुई नवंबर 14, 1949 में। और बी एम अम्बेडकर ने एक ड्राफ्ट को मोशन को पास किया जिसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली टू बी पास, ठीक है। तो ये उन्होंने एक ड्राफ्ट और एक मोशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और दिस मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड टू बी पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। तो ये जो मोशन थी वो बेसिकली पास हो जाती है ऑन नवंबर 26, 1949 को। और इसमें जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो बेसिकली उसको साइन करते हैं उसमें, ठीक है। सो आउट ऑफ 299 मेंबर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे उसमें लगभग 284 मेंबर ही प्रेजेंट है जब ये जो मोशन थी उसमें सिग्नेटरी हो रही थी। और आप अगर देखोगे जो डेट मेंशन है इन द प्रेम्बल एज अ डेट बाय विच द
India in the Constituent Assembly adopted, enacted and give themselves to the Constitution. तो इसमें बेसिकली जो डेट मेंशन की गई है आप देखोगे तो वो है बेसिकली नवंबर 26 1949। तो ये डेट मेंशन की गई है प्रेम्बल में कि जिस दिन हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था और अपने आप को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को सौंप दिया था। यहाँ आप देख सकते हो कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम लोगों ने 26 ये जो नवंबर 1949 को हम लोगों ने ये जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन उसको इनैक्ट किया था, अडॉप्ट किया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अपने आप को उसको सौंप दिया था। सो इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को सौंपने का मतलब क्या है कि देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई भी आदमी लॉ से बड़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। और ये जो प्रेम्बल आप देखोगे तो प्रेम्बल को बाद में ऐड किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है, 395 आर्टिकल्स है एंड 8 शेड्यूल्स है। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की हेड की थी और वो उन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को पेश किया था इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जो बी आर अम्बेडकर को आप देखोगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव लीडर थे। आप जिससे देखोगे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर जी की आपस में बनती नहीं थी। आप जैसे जानते हो कि बी आर अम्बेडकर बेसिकली दलित लीडर थे। वो दलित के जितने भी मेजर्स हो सकते थे जिनके थ्रू उनको उनके जो लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, उनको उन्होंने इस ब्रिटिशर के साथ मिलकर के करना किया था। और आप अगर ये भी देखोगे तो उन्होंने जो भी जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इवन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको उन्होंने बॉयकॉट करा था, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने उनमें पार्टिसिपेट किया था। और फिर जो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द ब्रिटिशर, तो उसमें भी बी आर अम्बेडकर ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में गांधी जी के अपोजिशन के बाद पूना पैक्ट साइन होता है और बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो जो बी आर अम्बेडकर वो बेसिकली एक दलित लीडर थे। और जब हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाला था, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होने वाली थी, तो जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने ये बात बोली कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी उसमें हर सेक्शन, हर जो भी कम्युनिटी का जो भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो मुस्लिम्स है वो ऑलरेडी ये बात बोल रहे थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बेसिकली एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, तो इसलिए उन्होंने अपने अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी थी, उन्होंने अपना पार्टीशन की बात करी थी। लेकिन इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी ने ये बात बोली कि ये जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उसके बाद नेहरू जी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एज अ लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किया इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और आप अगर बी आर अम्बेडकर को देखोगे तो उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आप समझ सकते हो कि एक पर्सन जिसको स्कूल में बाहर बैठाया जाता था, उनकी बहुत डिस्क्रिप्शन में थ्रू आउट द लाइफ, इवन व्हेन दे आर एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, तब भी उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो उन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन को फेस किया। इवन उसके बावजूद भी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया तो उन्होंने ऐसे कोई भी प्रोविजंस उसमें नहीं डाले जिसके कारण जो सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, बल्कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बहुत सारे काम्स किए हैं। और उनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। रीज़न क्या है कि जो मनुस्मृति आप देखोगे तो मनुस्मृति वो एक कंसेप्ट देती है, बोलती है वर्णा सिस्टम। तो वो वर्ण सिस्टम के बहुत ही अगेंस्ट थे। जो भी वर्ण सिस्टम में बोली जाती है जैसे ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, फिर शूद्रास, तो ये सभी जो क्लासिफिकेशन थे मनुस्मृति में वो इनके अगेंस्ट थे। और उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मॉडर्न मनु क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप सोचो एक दलित लीडर जिसको पढ़ने के लिए स्कूल में बैठने की परमिशन नहीं थी, उसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया। तो बहुत सारे पर्सन्स आप अगर देखोगे तो आप एक्सक्यूज देते हो कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है या ये नहीं है, तो आप
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से सीख सकते हो कि कैसा एक दलित पर्सन पूरे होल इंडिया के, मतलब समझो कि पूरे होल इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक पर्सन लिख रहा है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो वो बेसिकली होती है जनवरी 26 1950 में, और जिसको हम लोग रिपब्लिक डे में भी सेलिब्रेट करते हैं। सो आप इसका बैकग्राउंड में जाओगे तो हम लोग ने जो डेट डिसाइड की जनवरी 26 ही क्योंकि सो दिसंबर 1929 में क्या हुआ, एक लाहौर सेशन हुआ था, और उसमें ये बात बोली गई थी कि उससे पहले ये बात बोली गई थी क्या कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बेसिकली डिमांड करती थी ऑफ द डोमिनियन स्टेटस, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हमको डोमिनियन स्टेटस दे दे। लेकिन जो डोमिनियन स्टेटस चूँकि ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको नहीं दे रही थी, तो गांधी जी ने ये बात बोली कि हम लोग 1 साल ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और 1 साल के बाद अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो फिर हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। तो चूंकि 1 साल के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं देती है, तो फिर गांधी जी जो हम पूर्ण स्वराज की बात बोलते हैं, और लाहौर सेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुई थी, ठीक है, तो उसमें हमारे जो पंडित नेहरू उन्होंने ये बात बोली कि हम लोग जो अपकमिंग जो 26 जनवरी होगी उसको हम लोग एट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे, और इसके बाद उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात डिमांड कर दी, और हर साल वो 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे, और इसी के कारण हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 का एज अ रिपब्लिक डे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, और इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्टमेंट में भी आया, ठीक है। और बहुत सारे प्रोविजंस आप लोग देखोगे तो बहुत सारे प्रोविजंस थे, उसको इसी समय इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट। क्योंकि बहुत सारे जो आप देखोगे तो इस समय क्या हो रही थी, बहुत सारे कम्युनल क्लासेस हो रही थी, तो बहुत सारे जो पर्सन थे जो कि इनिशियली वो पाकिस्तान मूवमेंट किए थे, वो बाद में क्या कर रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो बहुत सारे प्रोविजंस थे जिसको बाद में भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बहुत सारे प्रोविजंस बाद में भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे मेजर प्रोविजंस, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो जो 2 एक्ट थी, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो 2 एक्ट थी वो बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद भी ये एक्ट अबॉलिश नहीं हुए। रीज़न क्या है, क्योंकि जो आप देखोगे तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस है। तो इसमें ये बात बोली गई कि अगर कोई प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। सो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनके अगर कोई भी प्रोविजंस अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा है, अगर उनके प्रोविजन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं आती है, तो वो क्या है कि उनको हटाने की जरूरत नहीं, उनके प्रोविजन एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर इनके प्रोविजन अगर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन होगा वो प्रिवेल होगा, और ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो प्रोविजंस है वो नलिफाइड हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल थी, वो बेसिकली उसको पहले अबॉलिश कर दी गई थ्रू दिस एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, तो इसको अबॉलिश कर दी गई है। प्रिवी काउंसिल बेसिकली एक जुडिशियल अपीलेट ट्राइब्यूनल थी जो कि लंदन में थी। तो जितने भी जुडिशियल केसेस होते थे, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ भी अगर प्रिवी काउंसिल में अपील करनी है जो कि लंदन में है, तो उसको अपील की जा सकती थी। इसको अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि अब हमारा देश है वो उसको इंडिपेंडेंस मिल रहा है, तो क्यों हम भैया दूसरे के देश में अपील करेंगे, हमारे देश में खुद सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। सो जुलाई 8 1947 में कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किया था एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो आप देखोगे जैसे 1946 में जब इलेक्शंस हो रही थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बात पता थी कि हो ना हो हमको ही मेजोरिटी मिलेगी, और जो इलेक्शंस भी हुए थे उसमें लगभग 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीटें जीती थी। तो उन्होंने क्या किया था कि पहले ही एक एक्सपर्ट कमेटी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था, कि वो जानते थे कि जब इलेक्शन जीतेंगे तो हमको क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की काम किया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जितने भी वेरियस कंट्रीज की जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को हमको पढ़ना, जितने भी मटेरियल्स
कलेक्ट करनी है, जितने भी जैसे कैसा उनका डिस्कशन होगा, कैसा प्रोसीजर होगा, ये सभी जितने भी डिसाइड होंगे वो कैसे होंगे। तो इसके लिए उन्होंने पहले ही कमेटी क्रिएट कर दी थी, चूंकि वो इस ये सभी जितनी प्रॉब्लम्स है उससे डील कर लें, कि ताकि क्या हो कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना जो प्रोसीजर स्टार्ट करे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही एक कमेटी को एस्टैब्लिश कर दिया था, और इस कमेटी में देखोगे तो बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, फिर एम असफ अली थे, के मुंशी, एन गोपालाचारी अयंगर। तो आप इसमें देख सकते हो कि के संथानम। तो ये सभी जो मेंबर्स थे ये एक्सपर्ट कमेटी के, जो कि पहले ही अपॉइंट की गई थी बाय दिस कांग्रेस पार्टी। और लेटर जो चेयरमैन प्रपोजल में थे उसमें ये कृष्ण कृपलनी, वो उनको ऑप्टेड किया गया एज अ मेंबर ऑफ द कन्वेनर ऑफ द कमिटी, ठीक है। सो इसमें ये बात बोली गई थी कि ये जो कमेटी बेसिकली बनाई गई है, ये कमेटी का काम क्या होगा। सो अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ द नोट्स प्रिपेयर्ड बाय द इट्स मेंबर, द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमिटी। तो मैंने जैसा बोला कि जो भी नोट प्रिपेयर करनी है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, वो काम करिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो कैसे होगा। फिर वेरियस कमिटीज फॉर्म जाएंगी फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे की जाएगी। जैसे जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे कमिटीज बनाई गई थी, मेजर कमिटीज एंड द माइनर कमिटीज, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर करा है। जैसे ड्राफ्टिंग कमिटीज बनाई गई थी, जो मेजर कमिटीज थी। तो ये जब मेजर कमिटीज, उनका कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगा, वो कैसे फंक्शन करेंगी, उनका प्रोसीजर कैसे होगा, अडॉप्टेशन ऑफ द प्रोसीजर कैसे होगा, नोट प्रिपेयर कैसे होंगे, डिस्कशन कैसे होगी। तो ये सब जितने काम से कांग्रेस ने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि जब हमको इलेक्शन जीतेंगे तो हमको टाइम इन सभी चीज़ों में नहीं लगे, इससे पहले ही उन्होंने इस बॉडी एक्सपर्ट कमेटी को उन्होंने क्रिएट कर दिया था। आप अगर देखोगे जो रोल जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एक्सपर्ट कमेटी ने प्ले किया है, ऑन द रोल प्लेड बाय दिस एक्सपर्ट कमेटी इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेविन एस्टिन, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बात बोली कि इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड ऑफ इट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो कि कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी को एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और उन्होंने ही जो इंडिया के जो फ्यूचर के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रोड को उन्होंने सेटअप किया, मतलब रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेजेंट डे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनका अगर कोई रोड उन्होंने किसी ने डिसाइड किया तो बेसिकली कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी ने किया है। और ये कौन बोल रहे हैं, ग्रेविन एस्टिन, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। आप देख सकते हो कि ये ग्रेविन एस्टिन। और इसमें ये भी बात बोली गई कि द कमिटी मेंबर वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम मेड जनरल सजेशन अबाउट द ऑटोनोमस एरियाज पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेंटर एंड अबाउट सच इशूज एज प्रिंसिपल स्टेट एंड द अमेंडिंग पावर। तो इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी थी, ठीक है, तो उसने बहुत सारे काम पर बहुत सारे चीज़ों पे उन्होंने फंक्शन किया है। और ये जो एक्सपर्ट कमेटी वो बेसिकली किसके अंडर, फ्रेमवर्क के अंडर काम कर रही थी, ये बेसिकली कैबिनेट मिशन के अंडर काम कर रही थी। और इसने बहुत सारे सजेशन दिए हैं रिलेटेड टू दिस ऑटोनोमस एरियाज पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और फिर प्रिंसली स्टेट्स के से रिलेटेड जो भी सजेशन थे उनको उन्होंने दिया है। नाउ वी विल सी कि क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, कि बहुत सारे लोगों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया ऑन वेरियस ग्राउंड। तो क्या क्या ग्राउंड थी उसको हम लोग देखते हैं। पहला है कि इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, बिकॉज इट्स मेंबर वेर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। आप अगर देखोगे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ये 1946 में बनी थी। तो 1946 में जब इलेक्शंस हुए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, तो यहाँ इनके जो मेंबर्स थे वो बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे वो जिसको चूज करते हैं वो इसमें मेंबर बन रहे थे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये भी तो बात सही थी। और उस समय जो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज की बात बोल रही है, तो वहाँ उस समय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं थी, बल्कि लिमिटेड
फ्रेंचाइज थी, मीन्स कि जो भी लोग जिनके हाईली क्वालिफाइड है, जिनके पास हाई टैक्स पेइंग कैपेसिटी है, जिनके पास हाई प्रॉपर्टी है, हाईली क्वालिफाइड है, उनको ही वोटिंग राइट दी गई थी। जो कि पुअर पीपल्स है, वुमेन्स है, उनको वोटिंग राइट नहीं दी गई थी। तो वहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, ठीक है, यही बात सही है। लेकिन ये बात बोलना कि वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, इसलिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ये गलत है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो उस समय ऐसा सिचुएशन था, कम्युनल क्लैशेस हो रहे थे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी, और जो पीपल्स थे वो उतने अवेयर नहीं थे अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, क्योंकि और बहुत सारे पीपल्स के पास वोटिंग राइट नहीं थी। इवन दे हैव वोटिंग राइट, तो उनको उनका इम्पोर्टेंस पता नहीं था कि हमारा जो वोटिंग राइट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस कमी के कारण ये उनको ये राइट नहीं दी गई थी, और उनमें जो उन्होंने जो मेंबर्स है उनको डायरेक्टली उन्होंने चूज नहीं करा था, क्योंकि जो पीपल थे वो इतने लिटरेट नहीं थे कि वो अपने पॉलिटिकल राइट को उतनी अच्छी तरह से समझ सकें, और वो उतने जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है और वोटिंग्स हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। इवन आप अगर प्रेजेंट डे में देखोगे तो बहुत सारे इंडियन पॉपुलेशन जो कि इवन वो अभी तक वोट नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप देखोगे तो वन ऑफ द मेजर इशू इवन द टुडे है। तो ये बात बोलने की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, वो ऐसी सही बात नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि हम लोग अपने गवर्नमेंट फॉर्म करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, और हमारे लीडर्स चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हमको इंडिपेंडेंस मिले, जल्दी से जल्दी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करें, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सो बहुत सारे जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये बेसिकली एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। रीजन क्या है कि critics maintain that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposal of the British government. Further, they said that the assembly had its session with the permission of the British government. तो इसमें बात बोली गई कि ये जो Constituent Assembly थी वो बेसिकली एक sovereign body नहीं थी। तो ये बात बोलना कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर के प्रपोजल पर हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, तो ये गलत है। रीज़न क्या है कि आप अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बन रही है, 1946 में। तो 1946 से पहले आप देखोगे तो क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन भेजने का ब्रिटिशर का रीज़न क्या था। सो 1942 में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि जो भी इंडियंस हैं उनको ब्रिटिशर ने अपने साथ वर्ल्ड वॉर 2 में मिला लिया, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भी पार्टी थी जिन्होंने प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, उसको उन्होंने वहाँ रिजिग्नेशन दे दिया, और उन्होंने ये बात बोली कि हम गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ये बात पता थी कि अभी अगर इंडिया में कोई भी मेजर रिवोल्ट हुए लाइक 1857 रिवोल्ट, तो इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हमारी जो इंडियन कॉलोनी है वो हमारे यहाँ से चली जाएगी, हमारा जो वर्ल्ड वाइड क्या होगा, हमारा जो थूथू में हो जाएगा, हमारा जो इमेज है वो चला जाएगा। और इसी समय क्या यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे रोजोवेल्ट, फिर जो चाइना के प्रेसिडेंट थे चांग कैट शेक, और फिर और भी बहुत सारे जो लेबर पार्टी के जो लीडर्स थे, वो बेसिकली उस समय के जो पीएम थे चर्चिल, उनको पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप इंडिया का जो सपोर्ट है वो लो इन वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो इसी कारण उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा इन 1942 की, और क्रिप्स मिशन ने ये बात बोली कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में मदद करेंगे। तो ये बात बोलना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ब्रिटिशर के देन है, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों ने उंगली करा था, हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल किए तब जाके हमको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली है। ब्रिटिशर ने अपने मन के मुताबिक हम लोग को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं दिया था। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा क्रिटिसिज्म है वो बेसिकली बात बोली गई कि ये बेसिकली एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। सो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स the Constituent Assembly took unduly long time to make constitution. They started the framer of the American Constitution took only 4 month. So इसमें ये बात बोली गई क्या कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारे टाइम लिए, ठीक है। तो ये बोलना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत टाइम कंज्यूम किया है, ये गलत है, क्योंकि जो हम लोग आप देखो तो एक जनरल लॉ पास नहीं कर रहे या कोई भी जनरल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं जो कि डिसाइड करेगा फेथ ऑफ इंडिया।
तो इसके कारण के लिए बहुत एक हेल्दी डिस्कशन की जरूरत है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली लेस देन 4 मंथ में बनाई गई है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो ये बेसिकली 2 साल 6 मंथ में बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो ये लगभग 9 साल इसमें लगा है। और साउथ अफ्रीका को आप देखोगे तो ये बेसिकली 1 साल लगा है। तो ये बोलना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही टाइम कंज्यूम किया है। और एक मेंबर थे नजरुद्दीन अहमद, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये बात बोली कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, बेसिकली एक ड्रिफ्टिंग कमेटी, मतलब ये ड्रिफ्ट कर रही है, कछुए की चाल चल रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बात बोलने की बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले रही है। तो ये काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने अगर टाइम भी लिया है तो वो किसी अच्छे काम के लिए लिया है, उन्होंने कोई भी वेकेशन के लिए टाइम नहीं मांगा है। वो बेसिकली हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे और वो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कर रहे थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे लॉयर्स थे, तो चूंकि उनके जो डिस्कशन होती थी बहुत ही डिटेल मैनर में होती थी, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होती थी, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग थी। Next, तुम्हारा dominated by the Congress. So critics charge that the Constitutional Assembly was dominated by the Congress Party. ठीक है, तो ग्रेविन अस्टिन जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बात बोली है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी ये बेसिकली उसको एक पार्टी ने डोमिनेट किया जिसको कांग्रेस पार्टी थी। और उन्होंने ये भी बात बोली है कि द असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द इंडिया। तो उन्होंने ये भी बात बोली है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो बेसिकली वन पार्टी बॉडी थी और एक ही पार्टी ने उसको डोमिनेट करा है, और कांग्रेस ही असेंबली थी और असेंबली ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंडिया थी, ये बात बोली गई है। लेकिन ये बात अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बहुत सारे जितने भी पार्टीज है उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था, और रिप्रेजेंटेशन मिलने का अगर आप देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में चूंकि बहुत सारे लीडर्स थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग आप देखोगे तो मुस्लिम लीग की भी 73 सीट थी। लेकिन मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, अब अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर रही थी फॉर द पाकिस्तान। तो ये बात बोली गई थी कि जो इंडिया का पार्टीशन होगा उसमें दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, एक पाकिस्तान के लिए होगी, एक इंडिया के लिए होगी। तो चूंकि मुस्लिम लीग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर रही थी, इसलिए ये जो इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है उसमें कांग्रेस डोमिनेट करते हैं क्योंकि इनके 208 सीट है। अदर आप पार्टी देखोगे, यूनियनिस्ट पार्टी उनकी 1 सीट है, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स उसके 1 सीट है, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट उनकी 1 सीट है, किसान प्रजा पार्टी है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, 6 नॉन कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है और इंडिपेंडेंट 8 है। तो इसमें आप देखोगे तो अदर भी जितने भी सेक्शन, अदर जितनी भी पार्टीज है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिला, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपने जो योगदान दिया है। तो ऐसा बोलना कि केवल कांग्रेस पार्टी ने ही डोमिनेट किया है तो ये गलत है। नेक्स्ट आप देखोगे तो लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। सो ये भी बात बोली जाती है कि जो क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बेसिकली डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन थे। तो इसमें ये भी बात बोली गई कि जो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उनको जो रिप्रेजेंटेशन मिला था वो सफिशिएंट नहीं था। तो ये आप देखोगे तो ये समहाउ कुछ भी आप देखोगे तो थोड़े सा लिमिट के लिए ये सही है, क्योंकि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे वहाँ बहुत सारे लॉयर्स थे और बहुत सारे पॉलिटिशियन थे। क्योंकि आप देखोगे तो इवन जैसे पंडित नेहरू वो भी लॉयर थे, फिर अदर जो जितने भी लीडर्स थे वो भी लॉयर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी लॉयर थे। तो ये फिर वल्लभ भाई पटेल वो भी लॉयर थे। तो बहुत सारे लीडर्स जो कि उनकी जो बैकग्राउंड थी वो लॉयर थे। तो ये बात बोलना कि डोमिनेटेड बाय द लॉयर एंड पॉलिटिशियन, तो ये थोड़ी हद तक ये बात सही है। और ये जो हमारे जो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, ये भी बात सही है। अदर सेक्शन चूंकि आप देखोगे तो वो उतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको वो उतना हेल्दी डिबेट, चूंकि ये जो बात हो रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात हो रही थी, तो उनको उतना पॉलिटिकल राइट्स के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो उतने एजुकेटेड नहीं थे। दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्रिटिक्स उन्होंने बात बोली है कि इट इज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज। सो सम ऑफ द क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बेसिकली डोमिनेटेड बाय द हिंदू रिलीजियस पीपल। और लॉर्ड साइमन उन्होंने ये बात बोली कि ये जो बॉडी है वो बेसिकली हिंदू की बॉडी डोमिनेटेड बाय हिंदूज है। और विंस्टन चर्चिल कमिटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी ऑफ द इंडिया। तो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो बेसिकली वन मेजर कम्युनिटी
जो कि इंडिया की जो हिंदू है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन वो भी ये बात बोलते हैं कि ये हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लेकिन आप ये देखोगे तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो जितने भी सेक्शन थे, जितने भी अदर रिलीजियस थे, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिला। जैसे हिंदूज को आप देखोगे तो 163 सीट उसको मिली थी, फिर मुस्लिम्स को 80 थी। लेकिन चूंकि मुस्लिम्स ने अपने अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड करा था फॉर द पाकिस्तान, तो मुस्लिम्स की जो संख्या थी वो घट गई थी। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट को 31 सीट मिली थी, इंडिया क्रिश्चियंस को 6 मिले थे, बैकवर्ड ट्राइब्स को 6 सीट मिली थी, 4 सीट मिली थी, एंग्लो इंडियंस को 3 सीट्स मिली थी और पारसीज को 3 सीट्स मिली थी। तो चूंकि यहाँ से मुस्लिम्स अब अलग हो चुके थे, तो हिंदूज चूंकि वो डोमिनेट करेंगी, क्योंकि अदर्स आप अगर देखोगे तो अदर्स के पास सीट्स कम है और हिंदूज के पास 163 सीट्स है। तो ये बात बोलने की जो डोमिनेट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको हिंदू ने डोमिनेट करा है, ये बात गलत है। क्योंकि मुस्लिम्स जो कि अपना अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड कर रहे थे, उसके कारण जो हिंदूज की जो जो संख्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो इंक्रीज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू हिंदू की जो इंटरेस्ट है उसको ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रमोट किया गया है, ऐसा वही बात नहीं है। इंपॉर्टेंट सम ऑफ द फैक्ट देखोगे, ये सम ऑफ द पीसीएस में पूछ ली जाती है। जैसे एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल है। सर BN राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये देख सकते हो सर BN राव। जैसे प्रेजेंट डे में लीगल एडवाइजर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइजर होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। वैसे ही उस समय में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लीगल एडवाइजर थे वो बेसिकली सर BN राव थे। एस.एन. मुखर्जी was the chief draftsman of the constitution of the constituent assembly, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और HVR अयंगर was secretary of the constituent assembly, तो ये सेक्रेटरी थे। प्रेम बिहारी नरेन हरिजादा जो कि कैलीग्राफर थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हैंड राइटिंग्स है वो उनकी ही दी गई है। ओरिजिनल वर्जन ऑफ was beautification and decorated by the artisan from the शांति निकेतन, ठीक है। सो शांति निकेतन के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन का काम करा है। फिर बेहोर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, उन्होंने ब्यूटिफाइड किया है और ऑर्नामेंटेड किया है और ओरिजिनल प्रेम्बल को थ्रू कैलीग्राफी। फिर कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्णन विद्या एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड बाय द इल्यूमिनेटेड बाय द नंद लाल बोस, ठीक है। तो ये जो कैलीग्राफी के थ्रू जो भी हिंदी वर्जन के कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेकोरेट करने का काम कौन किया है? वसंत कृष्ण विद्या प्लस नंद लाल बोस। नेक्स्ट तुम्हारा हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें ये बात बोली गई कि जो चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में भी था और हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है वो हिंदी लैंग्वेज को बोलता है, हिंदी लैंग्वेज को समझता है। तो इसी के कारण क्या हुआ कि हिंदी में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको पब्लिश करने की बात बोली गई। सो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटेटिव टेक्स्ट द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। सो ओरिजिनली आप देखोगे तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोई भी ऐसी प्रोविजंस दी है जिसके कारण ये बात बोली जाए कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हिंदी लैंग्वेज में भी पब्लिश करना है। लेकिन लेटर एक प्रोविजन ऐड की गई थ्रू दिस 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 और इसमें एक नई आर्टिकल इंट्रोड्यूस की गई, आर्टिकल 394A, ठीक है। और इसमें एक नई पार्ट, इसने ये जो आर्टिकल उसने एक नए पार्ट को ऐड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं पार्ट 22 फॉर द पब्लिश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। तो इसमें यही बात बोली गई कि जो प्रेसिडेंट है वो ये इंश्योर करेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हम लोग ट्रांसलेट करें इन द हिंदी लैंग्वेज। जो भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, जो भी अमेंडमेंट हुई हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये 1987 है, तो 1980 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 1950 में रेडी हो चुका था। तो 1987 के आते आते बहुत सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनके भी जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको भी हिंदी में पब्लिश करना है। और जो भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको भी हम लोग को हिंदी में पब्लिश करना है। तो ये सही बात इसमें बोली गई थी। नेक्स्ट आप देखोगे तो ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। तो जो जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने की बात बोली गई है। और आप अगर देखोगे तो अभी भी जितने भी जुडिशियल जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, ठीक है।
So translation of the constitution and its every amendment published shall be constructed to have same meaning as original text of the English. So जो भी ट्रांसलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का और जितने भी अमेंडमेंट किए गए उनका जितने भी ट्रांसलेशन होगा उसमें ये बात इंश्योर करने की होगी कि जो भी पब्लिश होगी उनकी जो मीनिंग्स होंगे वो चेंज नहीं हो। वो इंश्योर करेंगे कि जो हिंदी टेक्स्ट में जो भी बातें पब्लिश की जा रही है उनका जो मीनिंग होगा वो सेम ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अपकमिंग लेक्चर्स में जो भी सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि थर्ड चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड यू मस्ट सब्सक्राइब। एंड आपको कैसा ये लेक्चर लगा आप उसको कमेंट कर सकते हो सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। सो थैंक यू।